महादेव कहते हैं, यदि मन अशांत है तो यह कहानी जरूर सुने, जीवन बदल जाएगा। क्या आपके मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर है? क्या छोटी छोटी चिंताएं आपके मन की शांति छीन लेती है? अगर हाँ, तो आज स्वयं महादेव आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वो गुप्त मार्ग दिखाएंगे जो कैलाश की शांत वादियों में प्रकट हुआ। ये कथा उस दिव्य संवाद से आरंभ होती है जब माता पार्वती ने हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव से पूछा, हे प्रभु, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? तब महादेव ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई और ऐसे रहस्य खोले, ये कोई कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो हर श्राप को वरदान में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर चिंता को परमानंद में बदल सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। महादेव ने जो रहस्य बताए वो सुनते हैं, तो अंत तक जरूर बने रहे रूपाली टेल्स टीवी पर। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। उनके मुख पर संसार के प्राणियों के लिए करुणा का भाव था। उन्होंने महादेव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि संसार में मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर अत्यधिक चिंता करते हैं और निराश हो जाते हैं। उनके मन में हर समय भविष्य को लेकर एक अनजाना भय बना रहता है। हे त्रिलोकीनाथ, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनके मन की शांति के लिए क्या मार्ग है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती के ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। हे गौरी, वे बोले, तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। ये सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों और भविष्य के कल्पनाओं में उलझकर शांति खो देता है। जो व्यक्ति निराश और चिंतित है, उसे 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना सीखना होगा: अटल विश्वास, बुद्धि का सदुपयोग और परम संतोष। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इन गुणों के महत्व को समझाएगी। ध्यान से सुनो। बहुत पुराने समय की बात है। आनंद नगर एक ऐसा गांव था जो अपनी खुशहाली और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। व्यापार की धमनी कहने वाली नदी के किनारे बसा ये गांव समृद्धि का प्रतीक था। यहाँ के बाजार दिन भर खरीदारों और व्यापारियों के चहल पहल से गूंजते रहते थे और यहाँ के खेत सोना उगलते थे। यहाँ के लोग सीधे, मेहनती और ईमानदार थे, जिनकी दुनिया अपनी मेहनत और उस मेहनत के मीठे फल तक ही सीमित थी। लेकिन हर चमकती हुई सतह के नीचे एक अंधेरा भी छिपा होता है। आनंद नगर का अंधेरा था गोविंद। गोविंद कोई साधारण चोर या लुटेरा नहीं था। वो एक कलाकार था और उसकी कला थी ठगी। उसकी चतुराई और चालाकी के किस्से लोगों के बीच फुसफुसाहटों में तैरते रहते थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया था। वो भेष बदलने में माहिर था। उसकी जुबान में शहद जैसी मिठास थी और उसका दिमाग किसी मकड़ी के जाले की तरह जटिल और अचूक था। वो लोगों के मन को पढ़ लेता था। उनके लालच, उनके डर और उनकी कमजोरियों को पहचान कर अपनी चाल चलता था। इस मायावी ठग की जीवन का एक ही सच था। उसकी बूढ़ी माँ, वो अपनी माँ के साथ गांव के एक छोर पर बने एक छोटे से सादे घर में रहता था। गोविंद के पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके और सिलाई कढ़ाई का काम करके उसे पाला था। गोविंद अपने माँ से असीम प्रेम करता था। वो दुनिया की हर खुशी अपनी माँ के कदमों में रखना चाहता था और इसी चाह ने उसे ठगी के फिसलन भरे रास्ते पर ढकेल दिया था। वो अपनी माँ को विश्वास दिलाता था कि वो एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करता है और उसकी माँ अब अपने बेटे की
तरक्की पर फूले नहीं समाती थी, लेकिन हर रात जब वो अपनी माँ के चेहरे पर सुकून की नींद देखता था तो उसके मन में एक कांटा चुभता था। ये सुकून एक झूठ की नींव पर टिका था। एक दिन गोविंद ने अपनी माँ को चूल्हे के पास चुपचाप बैठे देखा। उनके आंखों में एक अजीब सी उदासी और गहराई थी, जो चूल्हे की आग की रोशनी में और भी स्पष्ट दिख रही थी। गोविंद का दिल बैठ गया। वो उनके पास गया और बड़े प्यार से पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसकी माँ ने एक गहरी सांस ली, जिसमें बरसों की चिंता घुली हुई थी। बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है, मेरी उदासी का कारण कुछ और है। तो बताओ ना माँ, मैं तुम्हारी हर उदासी को दूर कर दूंगा। गोविंद ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसकी माँ ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, गोविंद, मेरी चिंता बस यही है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कौन तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाएगा? काश मेरे जीते जी इस घर में एक बहू आ जाती जो तुम्हारा ध्यान रखती, लेकिन तुम इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते। गोविंद अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गया। ये एक ऐसी इच्छा थी जिसे वो अपनी ठगी से पूरी नहीं कर सकता था, या शायद कर सकता था। उसके दिमाग में एक नई दुस्साहसी योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर तुम्हारी उदासी का कारण यही है तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक सुंदर सी सुशील बहू लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई। उन्होंने उसे खाना परोसा। गोविंद ने जल्दी से खाना खाया और अपनी एक और कला का प्रदर्शन करने के लिए निकल पड़ा। आनंद नगर का सराफा बाजार सोने चांदी की उस चमक से दमक रहा था जो आंखों को चकाचौंध कर दे। हवा में इत्र और मसाले की महक के साथ साथ धन की एक अजीब सी खनखन घुली हुई थी। इस बाजार के हृदय में स्थित थी सेठ घनश्याम की भव्य दुकान, जो किसी छोटे मोटे महल से कम नहीं थी। उसके शीशों में जड़ी मणि माणिक्य सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष्य के रंग बिखेर रहे थे। दुकान के भीतर मखमली गद्दे पर अपनी विशाल तोंद सहलाते हुए सेठ घनश्याम बैठे थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में धन का अभिमान और ग्राहकों के बटवे का वजन तोल लेने वाली एक शिकारी जैसी चतुराई थी, और आज उनका शिकार खुद उनके दुकान की ओर बढ़ रहा था। गोविंद, जो भीड़ में साधारण ग्रामीण की तरह विलीन था, उसकी नजरें बांस की तरह घनश्याम पर टिकी थीं। वह जानता था कि सेठ जैसे लोग जो अपनी चतुराई पर गुमान करते हैं, उसकी कला के सबसे अच्छे पारखी और सबसे आसान शिकार होते हैं। उनका अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगले ही पल गोविंद भीड़ से निकलकर एक संकरी गली में गायब हो गया। जब वो कुछ मिनटों बाद बाहर निकला तो वह एक साधारण ग्रामीण नहीं था। उसका काया पलट हो चुका था। उसने एक कीमती रेशमी अंगरखा पहन लिया था। सिर पर एक शानदार पगड़ी थी जिस पर एक कलगी चमक रही थी, और उंगलियों में कुछ नकली लेकिन असली दिखने वाले रत्न जड़े छल्ले पहन लिए थे। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी नजरों में एक शाही रौब था और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो पीढ़ियों से शासन से ही आती है। वह अब गोविंद नहीं बल्कि किसी दूर देश का राजकुमार लग रहा था। वह दुकान में ऐसे दाखिल हुआ जैसे हवा का कोई झोंका आया हो। सेठ घनश्याम को एक छोटे व्यापारी से मोलभाव कर रहे थे। उनकी नजरें उस पर पड़ी और वह तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे व्यापारी को हाथ के इशारे से भगा दिया।
सेठ जी, गोविंद की आवाज में गहरा और शाही रोब था जो दुकान की हर कोने में गूंज उठा। मुझे अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक अनूठा और कीमती हार चाहिए। कुछ ऐसा दिखाइए जो आनंद नगर की किसी भी स्त्री के गले की शोभा न बढ़ा रहे हो। कुछ ऐसा कि जो मेरी रानी के लिए बना हो। सेठ घनश्याम ऐसे ग्राहकों की गंध पहचान लेते थे। ये कोई साधारण अमीर नहीं बल्कि कोई बड़ा शाही व्यक्ति था। वह लगभग झुकते हुए बोले, पधारिए हुजूर, ये दुकान और ये दास दोनों आपके सेवा में है। वह तुरंत अपनी सबसे कीमती और गुप्त तिजोरी की ओर बढ़े जिसे वो केवल खास ग्राहकों को ही के लिए ही खोलते थे। एक के बाद एक मखमल में लिपटे हार गोविंद के सामने रखे जाने लगे। हर हार कला का अद्भुत नमूना था, लेकिन गोविंद के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो बस बारीकी से हर हार को देख रहा था, जैसे कोई बड़ा जौहरी हो जो छोटी से छोटी खामी भी पकड़ सकता है। अंत में उसकी नजर एक हार पर ठहर गई। वो हार नहीं बल्कि एक सपना था, बड़े बड़े कबूतर के खून जैसे लाल मानिक और पानी की तरह पारदर्शी हीरों से जड़ा हुआ। इसकी कीमत क्या होगी? गोविंद ने ऐसे लापरवाही से पूछा मानो वो कोई मामूली वस्तु खरीद रहा हो। हुजूर, ये तो हमारे खानदान की धरोहर है, इसकी कीमत तो अनमोल है, पर आपके लिए सिर्फ 500 असरफिया, सेठ ने मक्खन लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी। गोविंद ने बिना एक पल सोचे अपनी कमर से अशरफियों से भरी एक भारी थैली निकाली और 500 सोने की अशरफियां सेठ के सामने ढेर कर दी। खनक की आवाज सुनकर सेठ की आंखें चौंधिया गई। गोविंद ने हार लिया, उसकी पक्की रसीद बनवाई और दुकान से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने हार को सीधे पास की एक सुनसान अंधेरी गली में बने एक पुराने सूखे कुएं में फेंक दिया। उसे एक ढीली ईंट से छिपा कर कुछ घंटों बाद जब बाजार में भीड़ कम होने लगी थी, गोविंद फिर से उसी दुकान पर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट और हड़बड़ी थी। सेठ जी, गजब हो गया, आपके कला की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरी पत्नी और साली दोनों को आपका दिया हुआ हार इतना पसंद आया कि अब मेरी साली वैसा ही हार चाहती है। दोनों बहनों में होड़ लग गई है। क्या आप ठीक वैसा ही दूसरा हार दे सकते हैं? उसे कल ही अपने राज्य वापस लौटना है और वो बिना हार लिए वापस नहीं जाना चाहती। सेठ घनश्याम के मन में लड्डू फूट रहे थे। एक ही दिन में 1000 असरफियों की कमाई। बिल्कुल श्रीमान, आप चिंता ना करें, मेरे पास ठीक वैसा ही एक और हार है जिसे मैंने अपनी तिजोरी में छिपा कर रखा था। उसने वैसा ही एक और हार लाकर एक सुंदर डिब्बे में बंद किया। गोविंद ने डिब्बा हाथ में लिया और कृतज्ञता दिखाते हुए कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारी लाज रख दी। अब मैं चलता हूँ। लेकिन हुजूर, उसने उसे रोका। उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी। इसका भुगतान तो कर दीजिए। गोविंद ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो 2 कदम पीछे हटा और अविश्वास से सेठ को घूरने लगा। भुगतान? कैसा भुगतान? क्या आपका दिमाग फिर गया है? मैं पहले ही आपको 500 असरफिया दे चुका हूँ। ये देखिए आपकी दी गई रसीद। उसने जेब से सुबह वाली रसीद निकाल के सेठ के आंखों के सामने लहरा दी। सेठ का माथा ठनका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं हुजूर, ये रसीद तो सुबह वाले हार की है, ये तो दूसरा हार है। आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या बकवास है? गोविंद की आवाज अब शाही रूप से बदलकर क्रोध की गर्जना में बदल गई थी।
तुम मुझे एक राजकुमार को ठगने की कोशिश कर रहे हो, एक हार के 2 बार पैसे मांग रहे हो। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं अभी कोतवाल को बुलाता हूँ, फैसला वही करेंगे। मामला कोतवाली पहुंचा। कोतवाल एक आलसी और रोबदार व्यक्ति था जो अमीरों की चापलूसी और गरीबों पर हुक्म चलाने के लिए जाना जाता था। गोविंद की शाही वेशभूषा और उसका आत्मविश्वास देखकर वो आधा तो पहले ही पिघल गया। कोतवाल साहब, गोविंद ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने सेठ से एक हार खरीदा, 500 असरफियाँ दी और खरीद ली। अब ये लालची व्यक्ति मुझे दूसरा हार देकर फिर से पैसा मांग रहा है। सरासर धोखा है। सेठ घनश्याम घबराहट में चिल्ला रहा था। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, इसने 2 हार लिए हैं, 2। कोतवाल ने रसीद देखी जिस पर तारीख और 500 असरफियों का जिक्र था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा था कि वो एक हार के लिए है या 2। गोविंद की शांत और तर्कपूर्ण व्यवहार के आगे सेठ का चिल्लाना और घबराना उसे ही झूठा साबित कर रहा था। कोतवाल ने सेठ को ही डांट कर भगा दिया कि वो एक सम्मानित और शाही व्यक्ति को परेशान कर रहा है और उसका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। गोविंद कोतवाली से ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कुएं में से दूसरा हार भी निकाल लिया। अब उसकी झोली में 1000 असरफियों के 2 अनमोल हार थे। एक हार उसने अपनी माँ के कदमों में रख दिया, ये कहकर कि ये उसके काम का इनाम है। दूसरा हार उसने अपने भविष्य के लिए सबसे बड़ी और सबसे दुस्साहसिक योजना के लिए सुरक्षित रख दिया। उस रात जब उसकी माँ हार पहनकर खुशी से सो रही थी, गोविंद अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। ये सिर्फ सोने की जीत नहीं, ये उसकी कला की थी, उसके दिमाग की जीत थी और वो जानता था कि ये तो बस शुरुआत है। आनंद नगर की गर्म दोपहर में सूरज जैसे आग उबल रहा था। गलियों वीरान थी और हवा में एक अजीब सी तपश थी जो पत्तों को भी झुलसा रही थी। ऐसे में जब दुनिया सुस्ता रही थी, गोविंद की शैतानी दिमाग में एक नई दुस्साहसिक योजना पक रही थी। ये एक ऐसी योजना थी जो तर्क और विश्वास की सीमाओं को चुनौती देने वाली थी। वो बाजार की ओर निकला। उसके कदमों में एक शिकारी जैसी निश्चिंतता थी। वो सीधे शहर के प्रसिद्ध हलवाई के दुकान पर पहुंचा और ढेर सारी ताजी चाशनी में डूबी हुई केसर की जलेबियां खरीदी। हलवाई ने उसे अजीब नजरों से देखा। गोविंद, जो अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था, आज इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रहा है? क्यों गोविंद, आज बड़ी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है? उसने पूछा। हाँ भाई, आज कुछ खास दिन है, गोविंद ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अपनी आंखों की चमक को छिपाते हुए उसने जलेबियों की भारी पोटली उठाई और निकल पड़ा। वो गांव की जानी पहचानी गली से नहीं बल्कि एक सुनसान उबड़ खाबड़ गलियों से मुड़ा जो जंगल की ओर जाती थी। ये रास्ता मनहूस माना जाता था और लोग दिन में भी यहाँ आने से कतराते थे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुराने विशाल बबूल के पेड़ के पास आकर रुका। ये पेड़ किसी दैत्य की तरह फैला हुआ था। उसकी शाखाएं कांटों से भरी हुई थी और उसकी छाया में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। ऐसा लगता था मानो ये पेड़ सदियों से यहाँ खड़ा अनगिनत रहस्य अपने सीने में दफन किए हुए हो। यही मेरी अगली चाल का मंच बनेगा, गोविंद खुद से बुदबुदाया। उसने पेड़ के नीचे से एक पुराने
चादर बिछाई और अपनी पोटली खोली। जलेबियों की मीठी सुगंध हवा में फैल गई, लेकिन उसका इरादा उन्हें खाने का बिल्कुल नहीं था। उसने एक कलाकार की तरह एक एक जलेबी को उठाया और बड़ी सावधानी से बबूल के नुकीले कांटों पर टांगना शुरू कर दिया। ये एक धीरज और कलाकारी का काम था। उसने जलेबियों को इस तरह सजाया कि दूर से देखने पर ऐसा लगे जैसे पेड़ पर सुनहरी चमचमाती जलेबियां उगी हो, जैसे ये कोई चमत्कारी देवलोक का वृक्ष हो। अपना काम खत्म करके बाद वो पेड़ की छाया में ऐसे बैठ गया जैसे कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। घंटे भर की खामोशी के बाद दूर से एक बैलगाड़ी की पहियों की चरमराती आवाज सुनाई दी। एक साधारण किसान रामू अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो दिन भर के काम से बुरी तरह थका हुआ था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और आंखों में नींद से ओझल थी। वो बस जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही उसकी नज़र उस बबूल की पेड़ पर पड़ी, वो अपनी जगह पर ही जम गया। बैलगाड़ी रुक गई। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि शायद गर्मी और थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं, पेड़ सचमुच जलेबियों से लदा हुआ था। अरे, ये क्या चमत्कार है! ये पेड़ पर जलेबियां! वो अविश्वास से खुद से बुदबुदाया। तभी पेड़ के नीचे से एक गंभीर आवाज आई। गोविंद ने अपनी आंखें खोली, जैसे वो किसी गहरी समाधि से जागा हो। भाई, सही देखा तुमने, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये कल्पवृक्ष एक भूली हुई प्रजाति है। मैंने अपने पुरखों से सुना था, ये हर 100 साल में एक बार फलता है और आज वो शुभ दिन है। मैं तो बस इस चमत्कार को देखने और प्रणाम करने आया था। रामू ने हैरत भरी नजरों से गोविंद की ओर देखा। उसकी थकी हुई आंखों में लालच और आश्चर्य की एक नई चमक पैदा हो गई थी। जलेबियों का पेड़? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं भाई, गोविंद ने बड़ी चालाकी से सर हिलाया। उसकी आवाज में एक ज्ञानी जैसी गंभीरता थी। इस दुनिया में ईश्वर की माया से कुछ भी हो सकता है। तुम भाग्यशाली हो जो आज इस रास्ते से गुजरे। चाहो तो पेड़ पे चढ़कर कुछ जलेबियां तोड़ सकते हो। ये ईश्वर का प्रसाद है। वैसे भी मैं अकेला इतनी सारी नहीं खा सकता। रामू का विवेक लालच के आगे हार गया। उसका मुंह मीठे की कल्पना से पानी पानी हो गया। उसने तुरंत अपनी बैलगाड़ी रोकी। अपनी खेती के औजार हल, कुदाल और फावड़ा नीचे रखे और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बबूल का पेड़ कांटों का एक जाल था। नुकीले कांटे उसके कपड़े फाड़ रहे थे और उसकी त्वचा में चुभ रहे थे, लेकिन जलेबियों का नशा इतना बड़ा था कि रामू को दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर जलेबियां तोड़ने और उन्हें खाने में व्यस्त हुआ, गोविंद ने अपना असली खेल शुरू किया। एक भूत की तरह चुपचाप उसने नीचे रखे रामू के कीमती औजार उठाए और उन्हें बैलगाड़ी में रखा। फिर उसने बैलों की रस्सी खोली और बैलगाड़ी को चुपचाप वहां से हाँक कर ले गया। पहियों की कर्मरहट की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन रामू जलेबियों के स्वाद में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जब रामू का पेट भर गया और उसका मन तृप्त हो गया, तब वो कांटों से छीलता हुआ हाँफता हुआ नीचे उतरा। उसने देखा कि उसके औजार गायब है। वो घबरा गया। उसने चारों ओर देखा, वो व्यक्ति भी गायब था। फिर उसकी नज़र सड़क पर गई। उसकी बैलगाड़ी भी गायब थी। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके दिमाग में बिजली कौंधी। वो चमत्कारी पेड़,
वो ज्ञानी व्यक्ति, वो प्रसाद, सब एक धोखा था, एक जाल था। हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो ठगा गया। वो निराश होकर वही सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके हाथ में अभी भी एक जलेबी थी, लेकिन अब उसकी मिठास जहर जैसी लग रही थी। दूर जहाँ तक नजर जा रही थी, सिर्फ सुनसान रास्ता और उस पर बना एक मायावी ठग का रहस्यमयी सा साया। गोविंद के ठगी के किस्से अब आनंद नगर की हवाओं में किसी माया के तरह तैरते था। लोग फुसफुसाते थे कि यह कैसा मायावी ठग है जो भेष बदलने में माहिर है, जो अपनी बातों से पत्थर को भी मोम बना सकता है। लेकिन उसकी असली पहचान आज भी एक गहरा रहस्य थी। अब तक गोविंद ने अपनी कला का इस्तेमाल करके केवल धन और वस्तुओं के लिए किया था, लेकिन अब उसके सामने उसके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती थी, अपनी माँ के लिए एक बहू लाना। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो वो एक दिन में ठग सकता है। इसके लिए एक लंबी, निखुंत और ऐसी योजना की जरूरत थी जिसमें एक भी चूक की गुंजाइश ना हो। एक दिन जब वो बाजार की भीड़ में अपनी अगली योजना के लिए चेहरे तलाश रहा था, उसकी नजरें एक ऐसी जोड़ी पर पड़ी। वो थे नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक सेठ हरदयाल और उनके साथ उनकी बेटी शिखा। शिखा बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता में चांद की शीतलता और सूरज का तेज दोनों था, लेकिन गोविंद को उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी आंखों की चमक ने आकर्षित किया। उन आंखों में एक अजीब सी गहराई, बुद्धिमत्ता और एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी भी झूठ को चीर कर सच तक पहुंच सकता था। गोविंद का दिल जोर से धड़का। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये एक आकर्षण था। उसके मन में ख्याल आया, ये लड़की मेरी माँ के लिए बिल्कुल सही बहू होगी, लेकिन ये किसी साधारण चाल से हाथ नहीं आएगी। इसे पाने के लिए मुझे अपना सबसे बड़ा खेल खेलना होगा। गोविंद ने तुरंत एक योजना बनाई। वो एक साए की तरह कई दिनों तक सेठ हरदयाल और शिखा का पीछा करने लगा। उसने उनकी हर आदत, हर दिनचर्या को अपने याददाश्त में कैद कर लिया। उसे पता चला कि सेठ हरदयाल अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक दिखावे के भूखे हैं और शिखा अत्यंत बुद्धिमान और पढ़ी लिखी है। उसे ये भी पता चला कि वे हर शनिवार को नगर के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं। यही वो मंच था गोविंद अपना नाटक खेलने वाला था। अगले शनिवार को उसने अपना काया पलट कर लिया। उसने सोनार से ठगा हुआ कीमती मानिक का हीरो का हार गले में पहना, राजधानी से किराए पे लाए गए शानदार रेशमी कपड़े पहने और एक सजे धजे अरबी नस्ल के घोड़े पर सवार होकर मंदिर में पहुंचा। वो मंदिर में पूजा करने नहीं बल्कि अपना शिकार करने आया था। जैसे ही सेठ हरदयाल और शिखा मंदिर की संगमरमरी सीढ़ियों पे पहुंचे, गोविंद घोड़े से ऐसे उतरा जैसे कोई सम्राट उतरता है। उसके हावभाव में जन्मजात शाही अंदाज था। सेठ हरदयाल एक अजनबी तेजस्वी राजकुमार को अपने सामने देखकर चकित रह गए। गोविंद ने अपना परिचय दूर देश रत्नद्वीप के एक राजकुमार विक्रम के रूप में दिया, जो आनंद नगर की खूबसूरती और संस्कृति को देखने आया है। बातों बातों में उसने सेठ हरदयाल की बेटी की ओर एक प्रशंसा भरी नजर डाली। आपकी बेटी बहुत गुणी और सुंदर प्रतीत होती है, गोविंद ने कहा। उसकी आवाज में एक चुंबकीय खिंचाव था। सेठ हरदयाल का सीना गर्व से फूल गया, लेकिन शिखा की पारखी नजरें
गोविंद का मूल्यांकन कर रही थी। उसकी आंखें गोविंद की कीमती कपड़ों से ज्यादा उसके आत्मविश्वास को तोल रही थी। गोविंद ने धीरे धीरे सेठ से बातचीत बढ़ाई। उसने अपने झूठ के राज्य की समृद्धि, विशाल महलों और अपने माँ की शादी की इच्छा के बारे में ऐसी कहानियां सुनाई कि सेठ हरदयाल मंत्रमुग्ध हो गए। मेरी माँ चाहती है कि मैं शादी करूं, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि जिसकी बुद्धि और संस्कार भी शाही हो। सेठ हरदयाल इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि भाग्य ने उनकी बेटी के लिए स्वयं एक राजकुमार भेज दिया है। उन्होंने गोविंद को अगले दिन अपने हवेली में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन गोविंद जब सेठ की हवेली पहुंचा तो उसका ऐसा भव्य स्वागत किया गया जैसे वो सचमुच का राजकुमार हो। दावत के दौरान गोविंद का असली मुकाबला शिखा से था। वो एक तरफ सेठ हरदयाल को अपनी झूठी कहानियों से मोहित कर रहा था तो दूसरी तरफ शिखा के तेज सवालों का सामना कर रहा था। ये एक रोमांचक दिमागी खेल था। राजकुमार विक्रम, हमने आपके राज्य रत्नदीप का नाम कभी नहीं सुना। गोविंद एक पल के लिए भी नहीं घबराया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, हमारा राज्य पहाड़ों के बीच एक छिपी हुई घाटी में है। हम बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं रखते क्योंकि हमारा मानना है सच्ची समृद्धि सोने चांदी में नहीं बल्कि शांति और ज्ञान में है। शिखा उसकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित तो हुई, लेकिन उसके मन में संदेह का एक छोटा सा बीज पनप चुका था। वो इतनी आसानी से किसी पर विश्वास करने वालों में से नहीं थी। आखिरकार दावत के अंत में गोविंद ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने सेठ हरदयाल से कहा, सेठ जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी रानी बनाकर रत्नद्वीप ले जाना चाहता हूँ। सेठ हरदयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक व्यापारी होने के नाते उन्होंने सावधानी बरती। महाराज, ये हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। हमें आपकी और आपके राज्य के बारे में और जानकारी लेने के लिए थोड़ा समय चाहिए। यही वो पल था जिसका गोविंद को डर था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर जांच पड़ताल हुई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चली। उसने अपने अंगरखे के अंदर से एक पुराना मुड़ा हुआ चरम पत्र निकाला। सेठ जी, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, उसने गंभीर आवाज में कहा। ये मेरे राज्य का राजपत्र है। इस पर हमारे खानदान की शाही मोहर लगी है। आप इसे देख सकते हैं। सेठ हरदयाल ने कांपते हाथों से वो दस्तऐवज लिया। वो चरम पत्र सचमुच पुराना लग रहा था। उस पर लगी लाख की मोहर असली शाही मोहर जैसी थी और लिखावट इतनी कलात्मक थी कि कोई भी धोखा खा जाए। सेठ का सारा शक दूर हो गया। उन्होंने गोविंद और शिखा की शादी के लिए हाँ कर दी। गोविंद ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ जीत लिया था। लेकिन जब उसकी नजरें शिखा से मिली तो उसे लगा कि ये खेल तो अब शुरू होगा। शिखा की आंखों में स्वीकृति नहीं बल्कि एक चुनौती थी, एक अनकहा सवाल था। जैसे वो कह रही थी, मैंने तुम्हें ये मौका दिया है राजकुमार, अब देखते हैं तुम इस झूठ को कब तक जी पाते हो। शादी की शहनाइयां आनंद नगर की गलियों में गूंजकर शांत हो चुकी थी। गोविंद, जो अब राजकुमार विक्रम था, अपनी नवविवाहिता पत्नी शिखा को लेकर उस रास्ते पर चला जो उसके छोटे से मिट्टी के घर के ओर जा रहा था। शिखा, जो भव्य महलों और
रथों की कल्पना कर रही थी, उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका रास्ता गांव के सबसे साधारण और तंग रास्ते की ओर मुड़ रहा था। स्वामी, उसने धीरे से पूछा, हमारा महल इस ओर है? गोविंद का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। प्रिय, हमारे मुख्य महल में कुछ आवश्यक मरम्मत का काम चल रहा है। राजमाता की इच्छा थी कि जब तक वो पूरा न हो जाए हम कुछ दिन अपने पुराने शांत निवास में रहे। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। जैसे ही वो उस छोटी सी कुटिया के सामने पहुंचे, गोविंद की माँ आरती की थाल लिए बाहर आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर एक ऐसी पवित्रता थी जिसने शिखा की मन को छू लिया। बहू के रूप में शिखा का स्वागत बड़े स्नेह और दुलार से हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उस 2 कमरों की कुटिया में कदम रखा, उसके भीतर संदेह का पहला बीज अंकुरित हो गया। ये पुराना निवास नहीं बल्कि घोर गरीबी का प्रतीक था। लेकिन शिखा बहुत बुद्धिमान और धैर्यवान थी। उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने सोचा, शायद सच में राज परिवार सादगी में विश्वास रखता हो। दिन बीतने लगे। शिखा ने गोविंद के व्यवहार में वो छोटे छोटे विरोधाभासों को देखना शुरू कर दिया जिन्हें कोई और नज़रअंदाज कर देता। एक राजकुमार के भाषा में जो शिष्टाचार और सौम्यता होनी चाहिए, वो गोविंद की बातों में कभी कभी गायब हो जाती थी। उसके हाथ किसी राजकुमार की तरह कोमल नहीं बल्कि मेहनत से कठोर हो गए थे। उसे राजकाज या शस्त्र शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बाजार के मोल भाव और लोगों को परखने की उसकी कला अद्भुत थी। संदेह का यह बीज अब पौधा बन रहा था। एक दिन जब गोविंद बाहर गया हुआ था, शिखा पानी भरने के बहाने गांव के कुएं पे गई। वहां महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने शिखा को देखा, वे चुप हो गई, लेकिन शिखा ने उनके कानों में फुसफुसाते हुए एक नाम सुन लिया था, गोविंद, ठग। असली रहस्य तब खोला जब एक शाम शिखा अपनी सास के साथ बैठी थी। उसने अपनी सास के गले में वही मानिक का हार देखा जो गोविंद ने उसे खानदानी गहना बताकर उपहार में दिया था। शिखा को याद आया कि उसने ठीक वैसा ही हार सेठ घनश्याम की दुकान पर देखा था। ये कोई खानदानी गहना नहीं हो सकता था। अब सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। राजकुमार विक्रम, रत्नद्वीप का काल्पनिक राज्य, महल की मरम्मत की कहानी, सब कुछ एक बुना हुआ जाल था। एक बहुत बड़ी ठगी थी और वो खुद इसका सबसे बड़ा शिकार थी। उस रात जब चांदनी रात थी और बाहर खामोशी छाई हुई थी, शिखा ने अपने कमरे को सजाया। उसने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने और गोविंद का इंतजार करने लगी। जब गोविंद घर लौटा तो वो शिखा को इस रूप में देखकर चकित रह गया। आज कोई उत्सव है क्या प्रिय? उसने पूछा। शिखा ने उसके आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ, आज उत्सव है, आज सच का उत्सव है। उसकी आवाज़ में शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे गोविंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। आप कौन हैं, राजकुमार विक्रम या गोविंद या मायावी ठग? सच बताइए। गोविंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। शिखा की शांत नजरें किसी न्यायाधीश की तरह उसे भेद रही थी। उसने घुटने टेक दिए। उस रात पहली बार गोविंद ने अपनी आत्मा का सारा बोझ उतार दिया। उसने अपनी ठगी के किस्से, अपनी माँ के लिए असीम प्यार और इस सबसे बड़ी ठगी को करने का कारण सब कुछ आंसुओं के साथ उबल दिया। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया।
शिखा ने गुस्से या निराशा के बजाय एक गहरी सांस ली। वो उसके पास आई और उसे उठाया। उसने गोविंद की आंखों में देखा, जहां अब कोई धूर्तता नहीं बल्कि पश्चाताप और भय था। आपके पास एक असाधारण दिमाग है गोविंद, उसने कहा, लेकिन आपने अपनी इस शक्ति का उपयोग का इस्तेमाल अंधेरा फैलाने में किया। अगर यही चतुराई और बुद्धिमानी सही दिशा में लगाई जाए तो आप सचमुच एक राजा बन सकते हैं, धन और सम्मान दोनों कमा सकते हैं। शिखा के शब्दों ने गोविंद पर किसी मंत्र की तरह असर किया। पहली बार किसी ने उसकी कला की निंदा करने की बजाय उसे एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी। अपनी माँ के चेहरे की खुशी और शिखा के इस अटूट विश्वास ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया। उसने ठगी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। ये आसान नहीं था। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शिखा एक चट्टान के तरह उसके साथ खड़ी रही। उसने गोविंद को व्यापार के गुण सिखाए। गोविंद की तेज बुद्धि और लोगों को परखने की जन्मजात क्षमता अब सही जगह काम आ रही थी। उसने जल्दी ही व्यापार में अपना नाम बना लिया। उसने अपनी ठगी की दुनिया से नाता तोड़ लिया था और एक सम्मानजनक जीवन जी रहा था। उसकी माँ की एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि उसकी बहू सुंदर, गुणी और समझदार हो, जो उसके बेटे को सही रास्ते पर ले आए। गोविंद की कहानी आनंद नगर में एक मिसाल बन गई, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपने सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था। और ये सब एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री के प्रेम और विश्वास के कारण संभव हुआ था। शिवजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देखा तुमने प्रिया, गोविंद की कथा हमें बुद्धि के सही और गलत उपयोग का अंतर सिखाती है। जब तक गोविंद ने अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों को ठगने में किया, तब तक उसके जीवन में अशांति और भय था। परंतु जब शिखा के प्रेम और ज्ञान ने उसे सही मार्ग दिखाया, तो उसी बुद्धि ने उसे एक सम्मानजनक जीवन दिया। ये कथा उन लोगों के लिए है जो अपनी क्षमताओं को दुरुपयोग करते हैं या गलत मार्ग पर चले जाते हैं। इससे यह सीख मिलते हैं कि पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है और अपनी बुद्धि को अपनी उन्नति का साधन बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।